नाज़रीन मोहतरम, पिछली किस्त में खान कुमार से मिलने के बाद शहर की तरफ मुंह करता है और जब वो बस में बैठने लगता है तो उसकी मुलाकात एक पुराने हिंदू जगन्नाथ सहाय से होती है, जिसकी उस बस में 2 बेटियां भी सवार होती हैं, जिसमें वो जगन्नाथ सहाय को राम करने की सारी कोशिशें करता है और आखिरकार उसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाता है। खान सहाय के सामने इतनी खूबसूरत एक्टिंग करता है कि उसके दिल में जगह बना लेता है और अपने आप को अपने दिल ही दिल में दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। अब अगली किस्त मुलाहिजा फरमाए। हाँ बेटा, ऐसा होता है, खुद मेरे साथ भी जिंदगी में कई मर्तबा ऐसा हुआ है, जब मुझे बिल्कुल यूं लगा जैसे मैं अपने मदार से बिछड़ा हुआ कोई सितारा था तो लौट आया हूँ, जैसे कोई कूंज अपनी डार से बिछड़कर वापस उनसे मिल जाए। तुम्हारा मन बड़ा बोझिल है, कह डालो दिल की बात, दिल हल्का हो जाएगा बेटा। इस दुनिया में किसी के पास किसी की बात सुनने की भी फुर्सत तो नहीं है। वो खुद ही मुस्कुरा दिया। लेकिन मेरे पास है, मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ ना। इसका लहजा अब खासा गंभीर हो चला था। आगे बैठी लड़कियों ने अब इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। वो उसे अपने पिताजी का कोई पुराना जानने वाला समझने लगी थी। दोनों के कान उनकी गुफ्तगू ही पर लगे हुए थे। यह अंदाजा खान न लगा सका कि वो इस खटारा नुमा बस के शोर में उसकी आवाज सुन भी पाएगी या नहीं। लड़कियों ने अपनी नशिस्तों पर अब पहलू बदलने शुरू कर दिए थे। भारतीय नारियों की फितरी कमजोरी उन पर भी गलबा पाने लगी थी। दोनों अब खासी तिरछी होकर बैठ रही थी। दाएं हाथ वाली लड़की तो अब इस पोजीशन पे आ चुकी थी कि बराह रास्त खान की आंखों में झांक सके। खान ने बूढ़े को खरीदना शुरू कर दिया। उसकी कहानी बरसगीर के हर रिटायर्ड आदमी से मिलती जुलती थी। जिनकी भर मेहनत की, अब जरा आराम का वक्त आया तो अपनों ने धुतकारना शुरू कर दिया। अब यही अलमिया बूढ़े जगन्नाथ सहाय की जान का रोग बना जा रहा था। खान के पास इजहार हमदर्दी के लिए अल्फाज का बेपनाह जखीरा मौजूद था, जिसका उसने बेदरेग इस्तेमाल किया। और जब वो लोग एक स्टॉप पर रुके जहां बस ने करीबन 15-20 मिनट ठहर कर चलना था, तो बूढ़े सहाय उसकी मुकम्मल गिरफ्त में आ चुका था। बस स्टैंड में बने एक होटल के केबिन में जगन्नाथ की सारी फैमिली मौजूद थी। खान दानिस्ता बाहर खड़ा रहा, लेकिन सहाय उसे जिद करके अंदर ले गया। उसने अपनी फैमिली का तारुफ इससे करवाया। बड़ी बेटी मिसेस सुशील शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन उसने अपने जिस्म से गफलत नहीं बरती थी और अगर सहाय न बताता तो खान उसके बजाय सहाय की दूसरी बेटी आशा को उन बच्चों की माँ समझ लेता। तीसरी बेटी, जो अब तक खासी टेढ़ी होकर खान को कुन अखियों से देखती आई थी, सुशील से छोटी और आशा से बड़ी थी और एक कॉलेज में ग्रेजुएशन के आखिरी साल की तालबा थी। क्या शुभ नाम है आपका? खान ने खुद ही उसका तारुफ दरियाफ्त किया था। जी, रमा। उसने खासी लजाहत का मुजाहिरा किया। अगर वो अकेली होती तो खान जरूर उसके इस अंदाजे तकल्लुम पर कोई तबसरा करके उसके दिल में अपने लिए पहले से मौजूद जगह पर कब्जा जमाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ उसने एक खास अंदाज से मुस्कुराने ही पर इक्तिफा किया। यह अलग बात कि उसका मुस्कुराने की एक अदा भी रमा को जरूरत से ज्यादा भा गई थी। सहाय के वाहिद लड़के का नाम किशोर सहाय था, जो था तो 10वीं जमात का तालिब इल्म, लेकिन अपनी उम्र से कहीं बड़ा दिखाई देता था। खान ने अपनी तरफ से खासी पुरतकल्लफ चाय का आर्डर दिया। सिवाय रमा और सहाय के बाकी किसी ने भी चाय नोशी और इससे मुतल्लिका लवाजमात नोश जान करने में बुखल से काम नहीं लिया था। सुशील के दोनों ही बच्चे नन्ना श्रीवास और मीनाक्षी इस मामले में कुछ ज्यादा ही बेतकल्लफ वाक़या हुए थे। अपनी माँ की आंखें दिखाने और घूरने को उन्होंने यकसर नजरअंदाज कर दिया था। बहरे को बिल देते हुए खान ने जिस बेरहमी से उसे टिप किया था, इस पर इस दरमियाने दर्जे की फैमिली का चौंकना बिल्कुल फितरी बात थी। बस में सवार होने तक वो रमा को अपनी वजाहत और बाकियों को अमारत का कायल कर चुका था। बस के चलते ही बूढ़ा सहाय उसका दुख जानने पर बजिद हुआ और खान को बादल नख्वास्ता उसे बताना ही पड़ा कि पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद उसके दोनों बड़े भाई जो शादीशुदा हैं, सांप बनकर दौलत पर बैठ गए हैं। माँ बचपन ही में मर गई थी। जब वो बड़े भाइयों को खुद पर होने वाली ज्यादतियों का एहसास दिलाता है तो उल्टा उसे आवारा और लापरवाह कहकर मुर्दे इल्जाम ठहराना शुरू कर देते हैं और अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाने की धमकी देते हैं। ले लो ना तुम अपना हिस्सा और अलहदा बिजनेस कर लो। बूढ़े सहाय के मुंह में पानी भर आया और वो फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। अंकल, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खान ने ठंडी आह भरी। बेटा, तुमने खुद ही तो कहा था कि पिछले जन्म में जरूर तुम्हारा मेरे साथ कोई नाता रहा है
फिर भी खुद को अकेला महसूस करते हो? सहाय ने बड़े गंभीर और हमदर्दाना लहजे में उसे तसल्ली दिलाई। जवाब में जिस रद्द-ए-अमल का इजहार खान ने किया था वो सहाय के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था। उसने जगन्नाथ सहाय का हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर बड़ी नरमी लेकिन इंतहाई मोहब्बत से दबा दिया था, और जब सहाय की नजरें उसके चेहरे पर पड़ी तो वो तड़प कर ही तो रह गया था। बेचारे अरुण कुमार की आंखों में तैरते आंसू उसकी ऐनक के शीशों में से भी साफ दिखाई पड़ते थे। खान ने जेब से रुमाल निकाल कर ऐनक को एक हाथ से ऊपर उठाए हुए आंखों से आंसू पूछे और अपना मुंह खिड़की की तरफ करके खुद को दिल ही दिल में शाबाश देने लगा। सहाय ने उसकी पीठ थपकते हुए उसे हौसला दिलाया और मर्दों की तरह जिंदगी गुजारने का मशवरा भी दिया। दोनों फिर नॉर्मल लहजे में बातें करने लगे। इसी दौरान सहाय ने खुद ही एक तजवीज उसके सामने रख दी। मुझे अगले महीने तक अपने बकायाजात मिल जाएंगे, अगर तुम मुनासिब समझो तो मिलकर कोई बिजनेस कर ले। बेटा तुम मुझे अपने स्वर्गवासी पिता से बढ़कर पाओगे। खान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर गहरी सांस ली और सहाय से मुखातिब हुआ। अंकल आपको अपने बकायाजात की जरूरत पेश नहीं आएगी, इन्हें किसी और वक्त के लिए संभाल रखिए। मेरे पास दौलत बहुत है लेकिन प्यार नहीं। मुझे तो बाप की पिदराना शफकत ही चाहिए थी, वो मिल गई। मैं आपसे दिल्ली में मिलूंगा और वही करूंगा जो आप चाहेंगे। बूढ़ा सहाय जोश मोहब्बत से पिघल गया। उसने कपकपाते हाथों से खान के दोनों कंधे दबाकर अपनी इस कैफियत पर काबू पाने की कोशिश की थी। बूढ़े ने न सिर्फ जुबानी उसे दिल्ली में अपने घर का पता समझाया था, बल्कि रमा को ये भी कहा था कि वो अपनी डायरी के एक वर्ग पर अरुण कुमार को एड्रेस लिखकर दे दे। रमा ने ये खूबसूरत फरीजा बड़े एहसन तरीके से और मुस्कुराते हुए अदा किया था। उसने न सिर्फ एक कागज पर एड्रेस लिखा बल्कि एक टेलीफोन नंबर कोने में लिखकर पी रमा के अल्फाज भी अंग्रेजी में लिख दिए थे। ये काम उसने इतनी होशियारी से किया था कि अपने साथ बैठी बहन सुशील को शक तक नहीं होने दिया था। ये एड्रेस वाला कागज भी उसने बराह रास्त खान को थमा दिया, जिसने एक कोने में लिखे टेलीफोन नंबर पर मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। बठिंडा आ गया, सब लोग उतर गए। यहाँ से उन्हें अलग हो जाना था। सहाय ने खान को उस घर का एड्रेस भी समझा दिया था जहाँ इन लोगों ने शादी की तकरीब में शिरकत करनी थी। ये इसके साले का घर था और उसने खान से बाजिद होकर वादा ले लिया था कि वो जरूर कम अज कम इस शादी में शिरकत करने के लिए आएगा। खान ने उनकी खुशी के लिए बादल नख्वास्ता ये वादा कर लिया था, वरना वो तो बज़ाहिर इतना मजबूर था कि अपने कारोबारी औकात में से एक घंटा भी फरागत के लिए नहीं निकाल सकता था। जब सहाय ने उससे यहाँ का एड्रेस दरियाफ्त किया तो अरुण कुमार जी ने बड़ी खुश असलूबी से उसे टरखा दिया। अंकल अजीब बात पूछी आपने भी। भाई एड्रेस कैसा? तमाम मार्केटें ही अपना एड्रेस है। मैं यहीं पर घूमूंगा, कुछ पैसे लेने हैं और कुछ नए ऑर्डर्स। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन शादी पर आने का वादा नहीं भूलना। उसने जिद्दी बच्चों की तरह खान से यकीन दहानी हासिल की। जाते हुए मीनाक्षी को लारी अड्डे से खूबसूरत गुड़िया का तोहफा खरीद कर देना नहीं भूला था। नन्ही मीनाक्षी कब से इस गुड़िया पर नजर जमाए माँ से उसके हसूल के लिए बाजिद थी, लेकिन हर मर्तबा मिसेस सुशील उसे घूर कर रह जाती। रहने देते भाई साहब, इसकी तो आदत ही यही है, हर चीज के लिए मचल जाती है। मिसेस सुशील ने एहसास तशक्कुर में डूबने के बावजूद फरार की राह ढूंढनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेरी भी यही आदत है, लेकिन मेरा केस जरा मुख्तलिफ है। मुझे कोई लेकर नहीं देता दीदी। वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई मौजूद हो। उसका लहजा इतना गंभीर था कि मिसेस सुशील दहल कर ही तो रह गई थी। रमा के दिल में तो उसके लिए अब मोहब्बत के साथ तुरहम और हमदर्दी के जज्बात भी बेदार होने लगे थे। इन लोगों से रुखसत होते हुए खान ने खास तौर से रमा ही की तरह हाथ बांधकर प्रणाम किया था, जो अपने सीने के सामने हाथ बांधे बिल्कुल देवी की तस्वीर की मानद उसे तब तक जाते हुए देखती रही जब तक वो एक नजदीकी बस के पीछे गायब न हो गया। मनोहर लाल सूरज चढ़ने तक पुजारी के यहाँ ही टिका रहा। फिर उसने पुजारी से कहीं जाने की आज्ञा ली और शाम तक लौट आने का वादा करके बाहर आ गया। उसने कपड़े तो सादा से खद्दड़ के पहन रखे थे, लेकिन चेहरे मोहरे से कोई पहुंचा हुआ गयानी धयानी किस्म का फिलासफर नजर आ रहा था। मंदिर से बाहर आकर उसने सिगरेट सुलगाया और किसी गहरी सोच में डूबा उसके लंबे लंबे कश लेता बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। करीबन 1 घंटा बाद वो अबूहर के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की कंपनी के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा था। इंक्वायरी पर उसने अपना नाम पता लिखवाया और कैप्टन से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मकसद मुलाकात दरियाफ्त करने पर उसने क्लर्क को करीबन घूर कर देखा। उसी से पूछ लो। क्लर्क ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा,
लेकिन उसकी आंखों से निकलने वाली बरकी रो ने क्लर्क को दोबारा उसके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत न दिलाई। वो सहम कर रह गया। आज तक उसने ऐसी आंखें नहीं देखी थी। उसने इंटरकॉम पर कैप्टन दुबे का नंबर मिलाया। जैसे ही उसके मुंह से मुलाकाती का नाम निकला, दूसरी तरफ से कैप्टन ने उसे डांट दिया। अभी तक वो बाहर ही खड़े हैं। वो इतनी जोर से चीखा कि क्लर्क की घिघी बन गई। यस सर, मैं अभी भेज रहा हूँ सर। उसकी जुबान लड़खड़ाई। शट अप, मैं जीप भेजता हूँ उन्हें लेने के लिए। कैप्टन ने फोन क्रेडल पर पटक दिया। मनोहर लाल जो क्लर्क के चेहरे पर बदलती कैफियतों से लुत्फ अंदोज हो रहा था, उस गुफ्तगू के खात्मे पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरे ख्याल से तुम्हें मकसद मुलाकात का इल्म हो गया होगा। क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं यहाँ नया आया हूँ। उसने लाशौरी तौर पर हाथ भी बांध दिए। मनोहर लाल बगैर कोई जवाब दिए सामने से आती जीप की तरफ मुतवज्जा हो गया। जीप उसके नजदीक आकर रुक गई। एक मुस्तअद नायक ने ड्राइवर की सीट से उतरकर उसे देखते ही एड़ियां मिलाकर ताजीम दी। शायद वो इसका शनासा था। फिर हाथ जोड़कर उसने मनोहर लाल को प्रणाम किया और बड़े मुअद्दब लहजे में अगली सीट पर बैठने की दावत दी। मनोहर लाल उसके साथ बैठ गया। 2-3 मिनट बाद जीप कंपनी हेडक्वार्टर के मुख्तलिफ रविशों पर दौड़ती रही। बिलाखिर एक मैदान के कोने में बने बैरक नुमा कमरे के सामने रुक गई। बैरक के दरवाजे पर कैप्टन दुबे बाहें फैलाए उसका मुंतजिर था। अरे तुम कहाँ से टपक पड़े महाराज? कैप्टन दुबे ने उसे देखते ही नारा लगाया। बस जिंदा था सो आ गया। मनोहर लाल ने हंसते हंसते उसकी पीठ पर धूल चबाई। यार इतनी देर न लगाया करो वरना किसी रोज हम मर जाएंगे श्रीमान जी, कहकर कैप्टन दुबे उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करके उसे बड़ी बेतकल्फी से अंदर उस बैरक में ले गया जहां उसका दफ्तर था।